आदाब सामीन, मैं हूं शमीम उस्मानी। इस्तकबाल है आप तमाम सामीन का ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस की आज की नशरियात में। एक मरतबा फिर सज गई है दिल की महफिल, आ गए हैं हमारे अपने और हम अपनों के नज़दीक। जी हाँ दोस्तों, हर रोज़ हम यूट्यूब पर लेकर आते हैं आपके लिए ऑल इंडिया रेडियो उर्दू सोशल मीडिया लाइव। होती है कुछ गुफ्तगू आपके हवाले से, कुछ हमारे हवाले से, कुछ समाज और कुछ बैनुल अक़वामी मामलात के हवाले से। मकसद सिर्फ एक ही है कि आप लोग घरों में हैं तो हम आपको इंटरटेन करते रहें। जी हाँ, और इस मकसद में हम बहुत हद तक कामयाब भी हैं। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि हमें आपके वो मैसेजेस बताते हैं जो हमें मुख्तलिफ जरियों से मिलते रहते हैं, ये मुख्तलिफ जराए से हमें मौसूल होते हैं। बहरहाल एक मरतबा फिर हाजिर हैं आज की मजलिस में। आप तमाम सामीन का एक मरतबा फिर इस्तकबाल है और इब्तदा हस्ब मामूल खबरों की सुर्खियों से। मुल्क में कोविड-19 वायरस के फैलाव की शरह 1.23 पर ठहरी। मुल्क में कोरोना वायरस के मरीजों की सेहतयाबी की शरह 32.82% तक पहुंची। मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस के 3,525 नए मामलात सामने आए। एयर इंडिया ने वंदे भारत मिशन के दूसरे मरहले का किया ऐलान। 31 ममालिक में फंसे हुए भारतीय शहरियों की वापसी के लिए 149 परवाजें शुरू करेगा। वजीर आजम के मुआशी पैकेज पर सेंसेक्स में 725 पॉइंट का इजाफा, निफ्टी में भी उछाल। वजीर आजम ने कहा, लॉकडाउन के चौथे मरहले की नई गाइडलाइन का ऐलान 18 मई से पहले होगा। ब्राजील में कोरोना वायरस से एक दिन में सबसे ज्यादा 881 अफराद की मौत। अफगानिस्तान में हालिया दहशतगर्दाना हमले की भारत ने शदीद मजम्मत की। मिशन सागर INS केसरी मालदीव पहुंचा, 580 टन गजाई अशिया की फराहमी। और बांग्लादेश में रोहिंग्या कैंप में आतिशज़दगी, 400 झुग्गियां और दुकानें खाकस्तर। लीजिए दोस्तों, खबरों की सुर्खी हो गई और यकीनन हालात से आगही हासिल हुई। कहाँ क्या कुछ हो रहा है, क्या हमें करना चाहिए, किस तरह से ये वबा धीरे धीरे अपना जोर कम करती जा रही है। लेकिन हमारी एहतियात अभी बरकरार रहनी है, क्योंकि जब तक हमें तमाम आलम से एक क्लियरेंस नहीं मिल जाता हेल्थ के हवाले से, तब तक हमें एहतियात जरूर उठानी चाहिए। एहतियाती इक़दामात का हमें ख्याल रखना चाहिए। फिलहाल तो आइए सुनते हैं डॉक्टर की सलाह। मैं प्रोफेसर फरजाना बेग आपसे मुखातिब हूँ। मैं इस वक्त शोबा अतफाल यानी डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स में प्रोफेसर हूँ और पल्मोनोलॉजी एंड इन्फेक्शियस डिजीज क्लिनिक के इंचार्ज हूँ। और इस वक्त जो मेरा मकसद है इस मुख्तसर खिताब का, वो ये है कि इस कोविड की इस वबा में, कोविड-19 या कोरोना वायरस जिसकी हम सबको बड़ी फिक्र है, हमारे दिमाग में अपने बच्चों को लेकर भी हजारों सवाल उठते हुए, और उन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए और आप लोगों की फिक्र को कुछ कम करने के लिए ये खिताब मैं आपसे कर रही हूँ। देखिए, सबसे पहला सवाल ये उठता है कि क्या बच्चों में भी कोरोना होता है? जी, क्यों बच्चों में भी कोरोना होता है। लेकिन मैं आपको एक तसल्ली बख्श पैगाम ये देना चाहती हूँ कि बच्चों में कोरोना बहुत हल्का होता है। यानी जिस तरह की सीवियरिटी या जिस तरह की शदीद अलामात और बीमारी बड़ों में पाई जाती है, वो बच्चों में बहुत कम है। और अभी तक जो कोरोना वायरस के केसेस हम लोगों ने दुनिया भर में देखे हैं, यानी बच्चे कितने हैं उसमें, 100 में से 2% से कम बच्चे हैं। तो ये एक अच्छी खबर है। लेकिन इसके साथ जो दूसरा पहलू है वो जरा फिक्र करने वाला है, वो हमको फिक्रमंद करता है। और वो ये है कि क्योंकि बच्चों में असरात बहुत मामूली होते हैं या हल्के होते हैं या माइल्ड होते हैं, तो अक्सर उनको नज़रअंदाज कर दिया जाता है। लिहाजा ये बच्चे दूसरे बच्चों को भी और बड़े भी जो इनके कांटेक्ट में आते हैं, जो इनके आसपास होते हैं, ये उनमें ये चीज़ फैला सकते हैं। लिहाजा हमें अपने बच्चों को भी बड़े एहतियात से रखना है। तो पहला सवाल तो ये कि बच्चों में होता है? जी होता है। और बच्चों में जो अलामात होते हैं, यानी आपने जैसे मैंने आपको बताया कि बुखार, खांसी और सांस में तकलीफ, ये बड़ों में ये अलामात पाई जाती हैं। बच्चों में से आधे बच्चों में, यानी 50% से कम बच्चों में ये अलामात पाई जाती हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि बहुत ही हल्की होती है, शदीद नहीं होती है।
اسی وجہ سے اکثر ہر کھانسی بخار زکام تو بہت ایک نارمل سی بات ہے، ایک معمول ہے ہر بچے کو ہونا، تو ہر بچے اس کو ہمیں کورونا نہیں سمجھنا چاہیے. لیکن کون سے بچے کو کورونا ہوگا یا کون سے مریض کو کورونا ہوگا یہ بھی کہنا بہت مشکل ہے صرف علامات کی بنا پر. لہٰذا ہم کو ان کو روکنے کے لیے تدبیریں کرنا چاہیے اور یہ بھی پتہ کرنا چاہیے کہ کون سے بچوں میں یہ چیزیں زیادہ ہوتی ہیں. تو پایا یہ گیا کہ وہ بچے کورونا سے جو ابھی تک جو نظر میں آئے ہیں پورے دنیا کے اندر، ان میں یہ پایا گیا 23% بچوں میں پہلے سے ہی کوئی نہ کوئی بیماری پھیپھڑوں اور دل کی پائی گئی. یعنی تقریباً آدھے بچوں میں ایسما تھا پہلے سے، اور تقریباً تہائی بچوں میں ان کے دل کی بیماری تھی، یعنی دل کا کوئی ڈیفیکٹ موجود تھا، اور قریباً چوتھائی سے کم بچوں میں ان کی جو بیماریوں سے لڑنے کی جو ایک طاقت ہوتی ہے بدن میں، ہم جس کو امیونٹی کہتے ہیں، وہ کم پائی گئی. تو یہ وہ بچے تھے جن کو زیادہ تر یہ اثر کرتے ہیں. تو ایسے بچوں میں ہمیں احتیاط کی ضرورت ہے زیادہ. بچوں کو دوسرے گھروں کے بچوں کے ساتھ کھیلنے سے روکنا چاہیے. بہت سارے بچوں کو ایک جگہ اکٹھا نہیں ہونا چاہیے. اور یہ کہ جب بھی کسی سے کوئی بھی کہیں گھومنے کا پروگرام ہے تو اس کو بھی ہمیں موڈیفائی کرنا پڑے گا. تو ایسے میں پھر ہم کیا کریں گے، بچوں کو کیسے ہم انٹرٹین کریں گے؟ کیونکہ یہ سب چیزیں جو ہیں جو ان کے معمول کی ہیں اور جو بڑوں میں بھی جو اثر ڈال رہی ہیں اور جو ان بچوں پہ بھی ڈالیں گی، وہ یہ ہے کہ ان میں ایک طرح کا نفسیاتی دباؤ پیدا ہو جاتا ہے، جس کو کچھ لوگ ڈپریشن بھی کہتے ہیں. تو ایسے میں ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ تو ہمیں اپنا وقت، کیونکہ ظاہر ہے آج کل لاک ڈاؤن میں ماں باپ کو بھی کافی وقت ہے، تو ہمیں اپنا وقت بچوں کو دینا چاہیے اور ان کو کچھ ایسی ایکٹیویٹیز، ایسے کاموں میں ان کو ہمیں ملوث کرنا چاہیے جس سے کہ ان کے اندر اس طرح کے علامات نہ ڈیولپ ہوں، اس طرح کے پریشرز اور اسٹریسز ان پہ نہ آئیں. جیسے کہ آپ انہیں ڈرائنگ بنانا سکھائیے، کچھ کارٹون کی بکس ہوں تو وہ دے دیجیے، پرانے البمس دکھائیے ان کو کہ آپ کیسے لگا کرتی تھی جب آپ ان لوگوں کے جیسے تھی. غرض یہ کہ کسی بھی طرح سے ہمیں اپنے بچوں کو انٹرٹین کرنا ہے. اور دوسری چیز جو ہے اس میں ہمارا بہت زبردست رول ماڈل ہے، یعنی جو ہم ان سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، جو ہم ان سے جس کی ہم امید رکھتے ہیں، ان کو ہم انہیں خود کر کے بتائیں. اور وہ ہے کہ بار بار اپنے ہاتھوں کو دھونا. ہمارے یہاں ویسے بھی کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے کا رواج ہے، تو بہت اچھی طرح سے اپنے ہاتھ دھونا، کم سے کم 20 سے 30 سیکنڈ تک ہاتھ دھو جائیں. انگلیوں کے بیچ کی جگہ کو صاف کیا جائے، ہتھیلی کو صاف کیا جائے، پورا ہاتھ کا جو پچھلا حصہ ہوتا ہے اسے بھی صاف کیا جائے. میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ لوگ خود بھی اپنا ماسک کا استعمال کریں. بچوں کو اگر خاص کر کے بزرگوں کے پاس آپ ان کو لے جائیں یا کہیں بھی اگر کسی ایسے سے آپ کو اپنے پاس بھی کسی سے ملانا ہے تو اس کا خیال رکھیں کہ ان کے چہرے کو آپ ایک کلاتھ کور جس کو کہتے ہیں، یعنی صرف ایسے بنا دیں اس کو کہ صرف آنکھیں اس میں سے نظر آئیں اور باقی ان کی ناک اور ان کا منہ ڈھکا رہے اور اتنا ڈھیلا ہو وہ کہ ان کو بھی کوئی تکلیف نہ ہو. تو اس فیس کور کا بھی آپ لوگ استعمال کریں. بس میں یہی کچھ لفظ آپ کو کہنا چاہتی ہوں جس سے کہ آپ اپنا اور دوسروں کا کورونا سے بچاؤ کر سکیں. یقیناً بچوں کے حوالے سے ڈاکٹر فرزانہ بیگ بہت اہم معلومات دے رہی تھی. بچے بھی بہت سوفسٹیکیٹڈ ہوتے ہیں، بہت نازک ہوتے ہیں اور بہت جلد کسی بھی بیماری سے متاثر ہو سکتے ہیں، تو ہمیں ان بچوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے. دوستو، رمضان المبارک کا مقدس مہینہ دھیرے دھیرے اپنا سفر طے کرتا جا رہا ہے. آدھے سے زیادہ رمضان گزر چکا ہے. ایسے میں وہ لوگ جو لوگ روزے رکھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، اپنے آس پاس کے پڑوسیوں کا خیال رکھتے ہیں، غریبوں اور بے سہاروں کے مددگار بنتے ہیں، وہ لوگ اللہ کے حضور سجدہ شکر ادا کرتے ہیں، اپنے رب کے حضور سجدہ شکر ادا کرتے ہیں. اور یقین کیجئے وہی لوگ اللہ تعالیٰ کی حمد میں ہمیشہ مصروف رہتے ہیں. آئیے حمد باری تعالیٰ پیش کریں جناب ظفر محمود کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات، میں ظفر محمود ظفر سعودی عرب ریاض سے آپ تمام حضرات سے مخاطب ہوں. پچھلی 3 دہائیوں سے سعودی عرب ریاض میں مقیم ہوں. اپنی ایک حمد لے کر
آپ تمام حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں. ملاحظہ فرمائیے. مطلب عرض کیا ہے کہ سحر سحر ہے تیری تجلی، چمن چمن ہے جمال تیرا. سحر سحر ہے تیری تجلی، چمن چمن ہے جمال تیرا. ہے چشمے بینا تجھی سے روشن، جو دیکھتی ہیں کمال تیرا. سحر سحر ہے تیری تجلی، چمن چمن ہے جمال تیرا. ہے چشمے بینا تجھی سے روشن، جو دیکھتی ہیں کمال تیرا. حضرات شعر سماعت فرمائیے کہ تو سوکھی ڈالی ہری بنا دے، جو مر رہے ہیں انہیں جلا دے. تو سوکھی ڈالی ہری بنا دے، جو مر رہے ہیں انہیں جلا دے. تو رزق پہنچائے پتھروں میں، عظیم ہے سب کمال تیرا. تو سوکھی ڈالی ہری بنا دے، جو مر رہے ہیں انہیں جلا دے. تو رزق پہنچائے پتھروں میں، عظیم ہے سب کمال تیرا. شعر دیکھیے حضرات کہ رحیم بھی ہے کریم بھی ہے، عظیم رب جلیل بھی ہے. رحیم بھی ہے کریم بھی ہے، عظیم رب جلیل بھی ہے. ہے سرنگوں تیرے آگے ہر شے، ہے سرنگوں تیرے آگے ہر شے. عیاں ہے جاہو جلال تیرا. ہے سرنگوں تیرے آگے ہر شے، عیاں ہے جاہو جلال تیرا. کوئی بھی شے دائمی نہیں ہے، کوئی بھی شے دائمی نہیں ہے. یہ بات تجھ سے چھپی نہیں ہے. کوئی بھی شے دائمی نہیں ہے، یہ بات تجھ سے چھپی نہیں ہے. تیرے سوا سب ہے بے معنی، تیرے سوا سب ہے بے معنی. وجود ہے لازوال تیرا. تیرے سوا سب ہے بے معنی، وجود ہے لازوال تیرا. کوئی بھی شے دائمی نہیں ہے، یہ بات تجھ سے چھپی نہیں ہے. کوئی بھی شے دائمی نہیں ہے، یہ بات تجھ سے چھپی نہیں ہے. تیرے سوا سب ہے بے معنی، وجود ہے لازوال تیرا. شعر دیکھیے حضرات کے جھکے جو سر تیرے در پہ آقا، جھکے جو سر تیرے در پہ آقا، بلندیاں اس کے زیر پا ہوں. جھکے جو سر تیرے در پہ آقا، بلندیاں اس کے زیر پا ہوں. وہ کام ہوتا ہے پاک و افضل کہ جس میں ہو بس خیال تیرا. وہ کام ہوتا ہے پاک و افضل کہ جس میں ہو بس خیال تیرا. جھکے جو سر تیرے در پہ آقا، بلندیاں اس کے زیر پا ہوں. وہ کام ہوتا ہے پاک و افضل کہ جس میں ہو بس خیال تیرا. مقطع دیکھیے حضرات کہ ظفر بھی پھیلائے ہاتھ آقا، جھکائے سر التماس میں ہے. ظفر بھی پھیلائے ہاتھ آقا، ظفر بھی پھیلائے ہاتھ آقا، جھکائے سر التماس میں ہے. گناہ کر دے معاف میرا کہ ہے کرم بے مثال تیرا. گناہ کر دے معاف میرا کہ ہے کرم بے مثال تیرا. حضرات بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر. سبحان اللہ سبحان اللہ. یقیناً ذہن و دل کو تازگی کا احساس ہوا ہوگا. اس طرح کی تخلیقات اکثر ہمیں جینے کا حوصلہ دیتی ہیں اور ایک سپر پاور ہونے کا یقین دلاتی ہیں. جی ہاں دوستو، یقین کیجئے کہ آج یہ مواصلاتی دور ہے اور ہم کہیں سے بھی بیٹھ کر کہیں سے بھی کسی بھی سے مخاطب ہو سکتے ہیں، کسی کی ویڈیوز منگا سکتے ہیں، کسی کو بھی اپنی بارے میں معلومات دے سکتے ہیں، کسی کے بارے میں بھی معلومات حاصل کر سکتے ہیں. یہ دور اطلاعاتی ٹیکنالوجی کا دور ہے. علامہ اقبال نے کہا تھا، ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت، احساس مربت کو کچل دیتے ہیں حالات. لیکن دوستو لگتا ہے کہ آج کا دور انہی مشینوں کا دور ہے. ہم ہر شعبے میں، زندگی کے ہر شعبے میں
हम कहीं ना कहीं तकनीक का सहारा ज़रूर लेते हैं और हमारी जो ज़िंदगी है इन्हीं तकनीक पर मुनहसिर है। आज अगर हमें अपनी मालूमात में इजाफा करना है, अपनी सेहत में इजाफा करना है, अपनी नॉलेज को बढ़ाना है, तो हमें कहीं ना कहीं इन्हीं तकनीकों का सहारा लेना पड़ता है। बहरहाल कुदरत ने का तोहफा हमें ये वक्त की सूरत दिया है, तो हम इसका सही इस्तेमाल करें। ऑनलाइन क्लासेस के क्या क्या फ़ायदा हो सकता है, किस किस तरह के कोर्स करके हम अपनी इल्मी लियाकत में इजाफा कर सकते हैं, क्या क्या मालूमात इंटरनेट पर मौजूद हैं, इन्हीं तमाम बातों के हवाले से आज आपसे मुखातिब हैं मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद के IMC के डायरेक्टर जनाब रिजवान अहमद। आदाब नाजरीन, मैं रिजवान अहमद, डायरेक्टर इंस्ट्रक्शनल मीडिया सेंटर मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद। आई एम श्योर यू ऑल आर सेफ एंड हेल्दी एट योर होम। शायद कभी किसी ने भी नहीं सोचा था कि ऐसी पैंडेमिक सिचुएशन आएगी और सारी दुनिया एकदम थम जाएगी, सब कुछ बंद हो जाएगा। लेकिन जहाँ सब कुछ बंद है, एक पैरेलल वर्ल्ड एग्जिस्ट करता है जो कि बहुत तेज़ी से अपना काम कर रहा है, वो बिल्कुल भी नहीं थमा, बिल्कुल भी नहीं रुका। मेरा इशारा वर्चुअल वर्ल्ड की तरफ है, जिसे हम ई वर्ल्ड की नाम से भी जानते हैं। इस वर्चुअल वर्ल्ड का रियल इम्पोर्टेंस शायद हमें इस पैंडेमिक सिचुएशन में ज़्यादा समझ में आया। हमें अच्छे से समझने का मौका मिला कि इस ई वर्ल्ड के अंदर कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हमारे लिए मौजूद हैं, कितना सब कुछ है हमारे लिए एक्सप्लोर करने के लिए। हमने पिछले कुछ महीनों में देखा, चाहे हमारे एसेंशियल कमोडिटीज़ का ऑर्डर हो या ऑफिस की मीटिंग्स हों, सब हमने ई प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए हम लोगों ने कंटिन्यू रखा। इन प्लेटफॉर्म्स ने हमारी लाइफ को एक तरीके से थमने नहीं दिया, एक रवानगी ज़िंदगी में बरकरार रही। और इस वर्चुअल वर्ल्ड का बेहतरीन इस्तेमाल एजुकेशन के लिए भी किया गया और किया जा रहा है अभी भी। टीचर स्टूडेंट्स को घर पर बैठे हुए लेसन्स दे रहे हैं, उनको पढ़ा रहे हैं, क्लासेस ले रहे हैं जूम और गूगल जैसे ऐप्स के ऊपर, जहाँ पे टू वे कम्युनिकेशंस पॉसिबल हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्वेश्चंस लिख भी सकते हैं ऐप्स के ऊपर। सो बेहतरीन अपॉर्चुनिटी एजुकेशन वर्ल्ड ने एक्सप्लोर किया। ना सिर्फ ये, बे इंतहा ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज मौजूद हैं इंटरनेट के ऊपर, जिनको स्टूडेंट्स घर बैठे हुए एक्सप्लोर कर सकते हैं, और ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। गूगल पे जाएं, खाली फीड करें ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज, सो दे विल गेट होल लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। कितनी सारी एजुकेशन रिसोर्सेज स्टूडेंट्स के लिए और टीचर्स के लिए भी मौजूद हैं। इसके साथ साथ MHRD गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी दो बड़े ही इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म्स शुरू किए, स्वयं और स्वयं प्रभा के नाम से। स्वयं बेसिकली एक वर्चुअल यूनिवर्सिटी है, जहाँ पे आप हाई स्कूल से लेके पोस्ट ग्रेजुएट लेवल तक के कोर्स कर सकते हैं अपने घर बैठे हुए। आप सर्टिफिकेट भी हासिल कर सकते हैं सारे कोर्सेज के। ऐसे ही स्वयं प्रभा एक और प्लेटफॉर्म खोला गया, जहाँ पे ऑलमोस्ट सारे उलूम के वीडियो लेक्चर्स मौजूद हैं। आप जाइए, फॉर एग्जांपल हिस्ट्री का सब्जेक्ट फीड कीजिए स्वयं प्रभा वेबसाइट के ऊपर, कोई पर्टिकुलर टॉपिक हिस्ट्री का फीड कीजिए, आपको वो ऑडियो विजुअल लेक्चर स्वयं प्रभा वेबसाइट के ऊपर मौजूद मिल जाएगा। सो इतनी बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज़ जो ऑलरेडी डिजिटल वर्ल्ड में मौजूद थी, हमने शायद पहले इतने अच्छे से एक्सप्लोर नहीं किया, लेकिन पैंडेमिक सिचुएशन ने हमको शायद किसी ना किसी तरीके से फोर्स किया कि हम ये डिजिटल वर्ल्ड को एक्सप्लोर करें और जितनी भी एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं डिजिटल वर्ल्ड के अंदर, उस सब को हम अपने इस्तेमाल में लेके आएँ। ऐसे ही मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी ने भी अपना एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, जिसको हम IMC मनु यूट्यूब चैनल के नाम से जानते हैं। इस चैनल के ऊपर भी सारे उलूम की रिसोर्सेज मौजूद हैं उर्दू लैंग्वेज के अंदर। चैनल की खासियत यही है कि जितना भी सारा रिसोर्सेज हमने बनाया है ऑडियो विजुअल लेक्चर्स IMC मनु यूट्यूब चैनल के लिए, वो सारा उर्दू लैंग्वेज में मौजूद है, जिसको हमारे स्टूडेंट्स बहुत ही अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट अभी रिसेंटली स्टार्ट किया समर्थ के नाम से। समर्थ का ऑब्जेक्टिव है कि कैसे यूनिवर्सिटीज़ का, इंस्टीट्यूट्स का गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन पूरा हम ई प्लेटफॉर्म्स के ऊपर लेके जाएं।
सारा गवर्नेंस वगैरह सब कुछ इंटरनेट के ज़रिए हो, सॉफ्टवेयर के ज़रिए हो, फाइल वर्क को एकदम कम कर दिया जाए। तो बाकायदे इस पैंडेमिक सिचुएशन के दौरान में सारी यूनिवर्सिटीज़ को कनेक्ट किया गया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए और इसकी ट्रेनिंग की गई, जो ट्रेनिंग ऑलमोस्ट फिनिश हो गई और धीरे धीरे यूनिवर्सिटीज़ इसको अब इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया है इस प्रोजेक्ट को। आई एम श्योर इसके बड़े ही अच्छे नताइज फ्यूचर में देखने के लिए मिलेंगे। ई गवर्नेंस कैसे सारी सोसाइटी को बेनिफिट करेगा, स्पेशली एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को। सो अपॉर्चुनिटी बहुत सारी है। डिजिटल अपने आप में एक दुनिया है, हमको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। और पैंडेमिक सिचुएशन में जब सब हम लोग अपने घरों में बंद हैं, सो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हमको मिली है कि हम कैसे डिजिटल वर्ल्ड का क्रिएटिव यूज़ करें और इस सिचुएशन का जिसमें हम सब लोग अपने घर के अंदर मौजूद हैं, कैसे बेहतरीन क्रिएटिव यूज़ करें so that we could benefit our nation. So I'm sure you will explore all the possible apps, all the possible resources present in the digital domain, and I wish you all the best. Stay home, stay safe. Thank you so much. बहुत शुक्रिया रिजवान अहमद साहब आपका। ये थे जनाब रिजवान अहमद, डायरेक्टर IMC मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद। यकीनन बहुत आसान लफ्ज़ों में बहुत अहम गुफ्तगू की, ख़ासतौर पर स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अहम साबित हुई होगी। वो लोग भी जो लोग ऑनलाइन कुछ मालूमात हासिल करना चाहते हैं, अपनी नॉलेज में इजाफा करना चाहते हैं, उनके लिए गुफ्तगू मिसाल राह साबित होगी। और दोस्तों, आप प्रोग्राम के उस मोड़ पर आ गए हैं जहां हम गुफ्तगू करते हैं सामीन के लफ्ज़ों की या सामीन के लहजों की। आज हमारे साथ रियाज से एक हमारी छोटी सी सामिया, कहना चाहिए अरीबा तिरमिजी मौजूद हैं। और ये महज इत्तफाक है कि आज के प्रोग्राम में जो हमद पेश की गई थी, जनाब ज़फ़र महमूद साहब ने पेश की थी, वो भी रियाज में मुक़ीम है फ़िलहाल। और ये जो आपसे मुखातिब है बच्ची अरीबा तिरमिजी, ये भी फ़िलहाल रियाज से ही इन्होंने हमें ये अपना पैगाम, ये अपनी तकरीर भेजी है। आइए सुनिए। अकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। इज्जत माप शमीम उस्मानी साहब और मेरी अजीज साथियों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की मेरी तकरीर का उन्वान है फकत ज़ौक़े परवाज़ जिंदगी। जिंदगी का एक मकसद है, बेमकसद जीना है क्यों। बड़े बड़े लोग भी सफ़े हस्ती की रोशनी में कह गए हैं, जिसमें से एक अल्लामा इकबाल ने भी कहा है, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज़ मगर रखती है। आसमान की बुलंदी और समंदर की तह को छूना कोई मुश्किल बात नहीं है। हर तूफान का मुकाबला करना भी कोई बड़ी बात नहीं है। ये छोटी छोटी चीजें तो सामने से गुजरती रहती हैं, शाही के सामने कहो तो कौन सी बड़ी बात है। इन बड़ी बड़ी और अनमोल हस्तियों में से एक गालिब भी है, जिससे इकबाल ने कहा है, हाथों की लकीरों पे मत जा ए गालिब, हाथों की लकीरों पे मत जा ए गालिब, नसीब उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते। डॉक्टर अबुल कलाम और मदर टेरेसा जैसी अनमोल हस्तियों ने भी ज़ौक़े परवाज़ ही के बदौलत अज़्मो हिम्मत की रोशनी में मिसालें कायम की हैं। बक़ौल इकबाल के, खुदाए लम नज़ल दास्ताए कुदरत तू है, खुदाए लम नज़ल दास्ताए कुदरत तू है, जुबान तू है यकीन पैदा कर ए गाफिल के मगलूबे गुमा तू है। पड़े हैं चरखे नीली फाम से मंजिले मुसलमान की, पड़े हैं चरखे नीली फाम से मंजिले मुसलमान की, सितारे जिसकी गर्दे राहों वो कारवां तू है। ये कौम पाक सर जमीन के नारे लगाती है, तर्जुमाने माजी शाने हाल जाने इस्तकबाल का दावा करती है, और सायाए खुदाए जुल जलाल की दुआ मांगती है। मैं वो हूँ जिसमें है जज्बात इन सब बातों की, है वहाँ कोई इन सब बातों का पता हो तो बता दूं। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दी दवर पैदा। शुक्रिया।
तमाम सुनने वालों को सबिहा का पुरखुलूस आदाब, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते नमस्ते। कैसे हैं मिजाज आप सबके? अच्छे तो हैं आप सभी लोग? सबको इतना याद कर रही हूँ मैं सच में कि दिल करता है कि बहुत सारी बातें हों, लेकिन क्या किया जाए, अभी बहुत सारी बातें हो नहीं सकती हैं। लेकिन वक्त काफ़ी बीत रहा है क्योंकि 2 बजे से लेकर 5:10 तक उर्दू सर्विस की नशरियात बाकायदा शुरू हो चुकी हैं। तो कुछ तो दिल को सुकून मिला है, हमारे दिल को भी, और हमारे जो सुनने वाले थे, बड़ी बेकरारी का आलम था, उनके दिल को भी सुकून मिला है। खैर, उम्मीद करती हूँ प्यारे तमाम दोस्त हिंदुस्तान के और साथ ही साथ जो बैरून ममालिक हमें सुनते हैं खैर आफियत से होंगे, अच्छी गुजर रही होगी, काफ़ी गपशप होगी, कुछ दावतें तो नहीं हो सकती खैर अभी। खैर कोई बात नहीं, टेलीफोनिक गुफ्तगू और ख्याली पुलाव का सिलसिला तो चल ही सकता है। खैर आज मैं सामीन आपको कुछ अशार सुनाऊंगी, थोड़े डिफरेंट से हैं। अब वो क्यों है ये मैं बताती हूँ आपको। हम में से ज़्यादातर लोग फिल्में देखते हैं और ज़्यादातर लोग ये भी जानते हैं कि हमारी फिल्मों की बड़ी खूबसूरत मशहूर अदाकारा जो थीं, जिनका नाम था मीना कुमारी, ट्रेजेडी क्वीन के नाम से भी वो जानी जाती थी, उन्हें शायरी का शौक़ था। ये शौक़ उन्हें गुलजार साहब के काफ़ी नज़दीक ले आया था। गुलजार साहब जो मशहूर शायर हैं, दोनों की अच्छी दोस्ती थी। मीना कुमारी का शायराना अंदाज और खूबसूरत अदाकारी से जहां पूरी दुनिया मुतासिर है, उस जमाने में गुलजार साहब भी काफी मुतासिर थे। फुर्सत के लम्हात में शेर व शायरी पर खूब गुफ्तगू हुआ करती थी। कहते हैं कि अपने आखिरी वक्त में मीना कुमारी ने अपनी तमाम निजी जो डायरीज थीं, जिसमें वो अपने कलाम लिखा करती थी, महफूज किया करती थी, वो गुलजार साहब को सौंप दी थी। मीना कुमारी के इस दुनिया से रुखसत हो जाने के बाद उनकी लिखी नज़्मों और गज़लों को गुलजार साहब ने किताबी शक्ल दी थी। ये तमाम कलेक्शन मीना कुमारी की शायरी के उन्वान से शाया हुआ। तो मीना कुमारी की ही कुछ जो कलेक्शन है, कुछ अलग तरह के कुछ मुंतखब अशार मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। अलग तरह के तो नहीं कह सकते, कुछ मैंने चुने हैं तो मैंने सोचा कि आप लोगों से शेयर किया जाए। एक जगह वो कहती हैं, आगाज तो होता है, अंजाम नहीं होता, जब मेरी कहानी में वो नाम नहीं होता। जब जुल्फ की कालक में घुल जाए कोई राही, बदनाम सही लेकिन गुमनाम नहीं होता। एक और बड़ी अच्छी उनकी नज्म है, आपने बारहा सुनी भी होगी, उन्हीं की आवाज में भी ये कई बार सुनी है मैंने भी। चांद तन्हा है, आसमां तन्हा, दिल मिला है कहां कहां तन्हा। जलती बुझती सी रोशनी से परे, थरथराता रहा धुआं तन्हा। और एक और जगह पर वो कहती हैं, यूं तेरी राह गुजर से दीवाना वार गुजरे, यूं तेरी राह गुजर से दीवाना वार गुजरे, कांधे पे रख के अपने अपना मजार गुजरे। बैठे हैं रास्ते में अपना खंडहर सजा के, शायद इसी तरफ से एक दिन बाहर गुजरे। और ये भी सुनिए कता, बरसात मुबारक हो, ये साथ मुबारक हो, हर दिन रहे सलोना, हर रात मुबारक हो, संवलाई हुई शामों को हर सुबह मुबारक हो, हिचकी हो या सिसकी हो, हर नगमा मुबारक हो। एक और जगह उनका अंदाज मुलाहिजा हो, रूह का चेहरा किताबी होगा, जिस्म का रंग उन्नाबी होगा, शरबती रंग से लिखी आंखें और एहसास शराबी होगा। और एक और शेर है, तेरे कदमों की आहट को ये दिल है ढूंढता हरदम, तेरे कदमों की आहट को ये दिल है ढूंढता हरदम, हर एक आवाज पे एक थरथराहट होती जाती है। और जनाब, हंसी थमी है इन आंखों में यूं नमी की तरह, हंसी थमी है इन आंखों में यूं नमी की तरह, चमक उठे हैं अंधेरे भी रोशनी की तरह। तो कुछ ये अशार थे आप सबके लिए मीना कुमारी के कलम से। याद आती हैं खूबसूरत अदाकारा, बेहद
حقیقی اداکاری اور خاص طور پر جب سنجیدہ رول کیے تو حقیقت کا گماں گزرتا ہے. ہر المیے کو وہ اس طرح سے پیش کیا کرتی تھی گویا ان پر بیت رہی ہو. خیر، آج کی باتیں یہیں تک ہیں. انشاءاللہ پھر ہوگی ملاقات، کچھ اور باتیں ہوں گی. اپنا خیال رکھیے، سنتے رہا کیجیے آل انڈیا ریڈیو سے اردو سروس. دیجیے مجھے اجازت، خدا حافظ. چلیے صاحب، یہ سفر بھی یوں کٹ ہی گیا اور دیکھتے دیکھتے آج کا پروگرام مکمل ہوا. ہماری اور آپ کی گفتگو فی الحال یہیں تک، کیونکہ سبھیا بھی چلتے چلتے کہہ گئی ہیں کہ اب آپ بھی اجازت لے لیجیے. تو فی الحال آج کے پروگرام کو ختم کرنے کی اپنے میزبان شمیم عثمانی کو اجازت دیجیے. لیکن وہی بات کیا کہ اپنا خیال رکھیے گا، اپنوں کے پاس رہیے گا، اپنوں کے ساتھ رہیے گا، تھوڑی دیر اپنے لیے ضرور مسکرائیے گا. فی الحال مجھے دیجیے اجازت. خدا حافظ.